ये कहानी किसी औरत की नहीं है, ये कहानी किसी आदमी की भी नहीं है। ये कहानी है एक घर की जहाँ हर चीज़ है। घर, परिवार, रिश्तेदार, सामाजिक मान्यताएं। बस एक चीज़ नहीं है, अपने होने का पूरा एहसास। अगर मैं कहीं अच्छे जगह से पढ़ती तो शायद कुछ और होती। सोसाइटी ने बोल दिया कि ये चीज़ सही है तो मैंने मान लिया कि ये चीज़ सही है। या तो पढ़ने में पैसा लगाएंगे या दहेज में पैसा लगाएंगे। दहेज प्रथा जो है अचानक से तो उसको आप बदल नहीं सकते। ससुराल के लोग वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी थे। मैं उतना मैच्योर नहीं था कि मैं कह पाऊँ कि नहीं ये चीज़ गलत है। उनके लिए लुक ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। प्रियंका का लुक एंड फील को लेके जो उसका लुक्स है वो थोड़ा उतना फेयर नहीं है। अगर मेरी मम्मी मेरे सामने भी तुम्हें थप्पड़ मारेगी तो मैं तुम पे विश्वास नहीं करूँगा, मम्मी पे विश्वास। कौन सही कौन गलत, एक कल जो बीत गया, एक कल जो आने वाला है, उस बीते और आने वाले कल के बीच वर्तमान की तलाश में मैं आचार्य प्रशांत निकला हूँ एक सफ़र पर। अंदर आ जाऊं? अरे अरे नहीं 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 ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। कौन हूं मैं? तुम तो पहचान गई। और जो बच्चे मुझे पहचानते नहीं हैं मैं उनको पकड़ लेता हूँ। चाहिए तो मेरे पास, चाहिए तो मेरे पास आओ। लो तुम लो। तो बहुत शैतान है भाई, ये तो बहुत शैतान है। तो बहुत परेशान करता होगा आपको। पूरे दिन इसी में चला जाता है। जी मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि आप आए। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा कि मैं आया हूँ? हो रहा है। मेरा काम तो जिंदगी से है। तो आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, इन लोगों का कैसा चल रहा है, ये देखने चला आया। फिर मैंने कहा आप लोग तो हमेशा ही आते हैं मेरे पास, कभी मुझे भी आना चाहिए। और मैं ना आऊँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको परेशान कितना करता है, कैसा रहता है इनके साथ, पूरा समय इनके साथ ही जाता है। पूरा दिन तो इसी के साथ चला जाता है, सुबह से लेके शाम तक। सुबह स्कूल भेजो, फिर वासु जी को ऑफिस का रहते हैं रेडी करके दो, फिर इनको स्कूल छोड़ने किस जाओ। क्लास में पहुंच गया? केजी? ये जूनियर केजी केजी। और फिर इनको स्कूल से लाओ, फिर खिलाओ, फिर पूरा ही टाइम चला जाता है। अगर कभी कोई बुक निकाल लो पढ़ने के लिए तो वो निकाला ही रह जाता है, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए, आपका इंतजार था। हमारी बातचीत अभी यहाँ पहुंची थी कि कह रही हैं कि आप इतना कहते हैं आचार्य जी कि पढ़ना चाहिए और रीडिंग के बिना तो जिंदगी आगे बढ़ ही नहीं सकती। और कह रही मेरे पास तो पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है, सारा टाइम तो वासु जी ले लेते हैं। नहीं आपका नाम नहीं लिया, इन दोनों का ज्यादा लिया कि सारा समय ये लोग ले लेते हैं। लेकिन ये तो गलत बात है, इनको पढ़ने के लिए भी समय नहीं मिल रहा है। पढ़ाई भारत में लड़कियों महिलाओं के लिए दूसरी जिम्मेदारियों के सामने पीछे रह जाती है। पढ़ाई की चीज़ ही पीछे रह जाती है। यहाँ पे कैसी रही एजुकेशन, थोड़ा मुझे बताएंगी? बहुत बहुत स्ट्रगल भरा था। मेरी फैमिली एजुकेशन पे खर्चा नहीं कर सकते थे वो। इसके पीछे एक बड़ी वजह मैं दहेज भी मानती हूँ कि उन्हें था कि मैं दहेज भी दूं और तुम्हारे पढ़ाई पे भी खर्चा नहीं, दोनों चीज मैंने नहीं कर सकता। इतना पढ़ाना है कि शादी हो जाए अच्छी जगह। सुन रहे हो ये सब? दहेज क्या होता है बताओ? शादी। हाँ शादी तो शादी होती है, पर दहेज क्या होता है? पता है। मम्मी बोल रही है पढ़ाई के रास्ते में आ जाता है दहेज। शादी? शादी तो शादी होती है, पर दहेज क्या होता है? और शादी और दहेज एक साथ क्यों चलते हैं? मुझे सोच के बताना। इन दोनों का साथ चल, पता नहीं क्या होता है।
कुछ अच्छी चीज तो नहीं होगी। मम्मी की पढ़ाई के रास्ते में आ गया दहेज, पता नहीं क्या होता है दहेज। तो आपने एजुकेशन कहाँ तक ली? मैंने मतलब बीएड किया है और एमए किया, एमए बीएड। मैं आपको शुरू से बताती हूँ। हाँ। गांव में होता है कि लड़कियों को स्कूल जाना है तो सीधे जाना है, सर झुका के स्कूल जाना है, सर झुका के घर आना है। अगर आपने इधर उधर देखा या कुछ हुआ तो आपकी पढ़ाई वहीं रोक दी जाएगी। पापा को जब मैंने बोला कि मुझे तो करना है एमबीए, तो बोले नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो नहीं, मैं दहेज भी, शादी में भी मुझे खर्चा करना पड़ेगा और मैं अभी इतना पैसा एक साथ नहीं दे सकता। मैंने बोला कि मतलब वो लोन देने के लिए तैयार हैं, आप कुछ तो फिर भी देना पड़ेगा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद बीएड का आया कि मुझे ये था कि अपने पैर पे खड़ा होना उस टाइम पे। फिर मैंने बीएड के लिए, तो बीएड वहाँ से बिहार से बहुत पैसे लगते थे। फिर मैंने हरियाणा से बीएड किया, यहाँ आधे मतलब पैसे लगते थे वहाँ से। और जब ये सब हो रहा था उस वक्त आप भी पढ़ाई ही कर रहे थे? मैं जॉब करता था फुल टाइम। आप जॉब में थे? कहाँ पर थे? दिल्ली में। फिर प्रेम प्रसंग चला या सीधे शादी हो गई? नहीं, लव मैरिज। तो वो उसमें भी ऐसा था कि मतलब इनिशिएटिव प्रियंका ने लिया था। तो वो भी एक मतलब बिकॉज मैं मानता हूँ कि उस इन्होंने मुझे अलर्ट किया था कि मेरे से मत करो, मेरी फैमिली में तुम नहीं एडजस्ट कर पाओगी। मैंने कहा नहीं, अब करना तो यही है। तो मैं उस एज के हिसाब से जितना मैं क्या एज थी, कितनी एज थी उस समय? 22-23 साल में? हाँ। 22-23 साल में आपने उनको कहा कि शादी करनी है जल्दी से? नहीं, मतलब मैं अगर अपने पापा को बोलती रुकने तो वो रुकते नहीं, वो कहीं ना कहीं मेरी शादी कर देते, क्योंकि वो लड़का देख रहे थे। मैंने किसी तरह 1-2 साल खींचा था, तो वो तो बहुत पहले से देख रहे थे। इवन वो 12th से देख रहे थे। तो मैंने उसको, तो आपके सामने स्थिति आ गई थी कि जल्दी से शादी कर लो, नहीं तो लड़की कहीं और जा सकती है, घर वाले दूसरा देख रहे हैं। मतलब लड़की के हिसाब से उनको लग रहा था इसकी उम्र तो बीती जा रही है। बीती जा रही है? 22 में भी बीती जा रही है? मतलब मेरी शादी के बाद, मतलब इनके घर पे तो सब बोलते थे कि अरे लड़की तो बहुत एज की है, बहुत ज्यादा एज, बहुत एज की। मैंने और कितनी एज में हो जाती है? तो 10 साल की गैप होने चाहिए। 10 साल की गैप होना चाहिए। हाँ। तो लड़की कितने साल की होती है आपकी तरफ जब आमतौर पर शादी कर देते हैं उसको? इनके घर में इनकी एक सिस्टर की 14 में, एक सिस्टर की 16 में। अभी मतलब पिछले दशक में, इन दिनों में 14 और 16 साल की लड़कियों की शादी कर दी गई। तो ये प्रचलित है और यही परंपरा और ये नॉर्मल है कि 14-16 साल की लड़कियों की शादी हो जाएगी। हाँ, मतलब कहीं पे मतलब रिश्तेदारों ने कुछ ऐसा लड़का मतलब ढूंढ लिया जहाँ पे मतलब खर्च कम होगा, क्योंकि ऐसे, और 4 बहनें, मतलब मेरा 4 बहन, तो उसमें मतलब और थोड़ा प्रेशर होता है। और ये जो शादी हुई जिसमें बहनें आपकी लड़कियां 14 या 16 साल की थी, इसमें जो लड़का था उसकी क्या उम्र थी? हाँ, 8-10 साल का गैप तो था। 10 साल का। तो लड़का अगर 14-16 की लड़की है तो 24-25 का लड़का है। उस उम्र में ये गैप तो बहुत बड़ा होता है। 24-25 मतलब वो पूरे तरीके से एडल्ट है, मैच्योर है। और 14-15 गांव की लड़की है, वो तो अभी बहुत अविकसित होती है, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरीके से बहुत अविकसित होती है। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि सब ठीक चल रहा होगा। चल तो नहीं रहा है, जस्ट उसको चलाया जा रहा है, मतलब सब तरह से, बिकॉज एग्जिट नहीं होता। मतलब ऐसे ही है कि अगर आपने एक बार एंटर कर लिया तो देयर इज नो एग्जिट। तो अब जो भी है आप उसको झेलते रहो, और मतलब उसको आप, और सिर्फ इसलिए कि एग्जिट नहीं होता तो हम ये कहने का अपने आप को हक दे देते हैं कि जो चल रहा है ठीक ही चल रहा होगा ना। सुन रहे हो बच्चे? ऐसा होता है हमारे यहाँ। पर ऐसा हमें नहीं करना है। हम लिखेंगे नई कहानी, है ना? ब्रेक द रूल्स। ब्रेक द रूल्स। हम नई कहानी लिखेंगे, ठीक है? ये सब सुनना ज़रूरी होता है। हम ये भी कर सकते थे कि ये सब बातें हो रही हैं तो बच्चे क्यों सुन रहे हैं, उसको तो खैर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखो कैसे बैठे बेहोश। इसको सब समझ में आ रहा है, और बहुत अच्छी बात है, इसको समझ में आ रहा है। ये बातें अगर 9-10 साल की उम्र में दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो उससे चेतना बहकने से बच जाती है। चेतना मतलब बेटा कॉन्शियसनेस, मतलब आपका मन, विचार, है ना, फंसा नहीं रहेगा। हाँ, फंसा नहीं रहेगा, गलत दिशा में नहीं जाएगा, इल्यूजन्स में नहीं रहेगा। इल्यूजन समझते हो? भ्रम,
मतलब जैसे जैसे चीज फेक चीजें, जैसे मैं सोचूं कि वहां पे हाथी खड़ा है जबकि वहां हाथी है ही नहीं। ऐसी बातें सोच रहे हो जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, और उसमें फिर ऐसे काम कर जाओगे जिनसे तुम्हें बहुत नुकसान होगा और तुम दूसरों को भी बहुत दुख दोगे। तो आम आदमी की जो ज़िंदगी होती है ना, वो बहुत सारे इल्यूजन्स में रहती है और इसीलिए लाइफ सफरिंग बन जाती है ना। हमें लाइफ को सफरिंग नहीं बनने देना है, हमें देखना है साफ साफ हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें सारी बात समझनी है। अब जैसे ये बात हो रही है तो एक तो हम वैसे कर सकते हैं कि ये सारी बात चल रही हो, देखो क्या कर रहा है शैतान, वो अपने गेम में बिजी है। नहीं, जो हो रहा है हमें उसको नोटिस करना है, अच्छे से नोटिस करना और क्वेश्चन करना है कि जो हो रहा है, इग्नोर नहीं करना। हमें पूछना है कि क्या हो रहा है, प्लीज मुझे समझा दीजिए, मैं अभी छोटी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बड़े हैं, प्लीज मुझे समझा दीजिए। कोई भी चीज़ देखनी है ना, पढ़ाई में, सोसाइटी में, कहीं भी देखनी है, फैमिली में, रिलीजन में, कोई भी चीज़ हमने देखी है ना, स्कूल में जा रहे हो, टीचर से पूछो बात बात में, ये टॉपिक नहीं समझ में आया और बताइए। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अगर बुक में भी कुछ लिखा है तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि सही हो, उस पर भी पूछो कि क्या लिखा हुआ है ना। इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अब मेरी एक शिकायत है, वैसे मुझे किसी ने चाय नहीं पूछी अभी तक। मैं चाय लेके आती। तुमने कहा कि नोटिस करना चाहिए जो भी हो रहा हो। अभी जो हुआ तुमने नोटिस किया? बिल्कुल। क्या नोटिस किया? तो आपको चाय नहीं दी गई। ये तो ठीक है कि चाय नहीं दी गई है, लेकिन कुछ और भी हुआ जो तुमने नोटिस नहीं किया। मैंने कहा मुझे चाय नहीं दी गई है, तो ये बात तो मैंने सबसे कही। हाँ। सिर्फ मम्मी ही उठ के क्यों गई? क्योंकि हमेशा होता है। क्योंकि हमेशा होता है, और जो हमेशा से होता रहता है ना, वो फिर हमें अब नॉर्मल लगना बंद हो जाता है। अब अगर हमें चाय चाहिए तो चाय तो पापा भी बना सकते थे, पर पापा उठे ही नहीं और मम्मी खट से उठ के चल दी। हाँ। है ना। हाँ। ये जो है ना, ये एक पुराना फ्लो रहता है जो कि जरूरी नहीं है कि सही हो, हेल्दी हो, है ना। तो हमें पोछा मम्मी लगाती है, झाड़ू पोछा हमेशा मम्मी लगाती है, झाड़ू हमेशा मम्मी लगाती है। देखो वो भी किसके साथ बैठा हुआ था? मामा के साथ बैठा हुआ था, है ना। अब हमें क्या करना चाहिए वासुदेव जी? चाय अगर मुझे पीनी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर वो बनाने गई हैं तो मैं अगर खुद नहीं बना सकता तो कम से कम उनकी मदद कर दूं। नहीं तो हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि महिला के ऊपर ही बहुत सारी चीजें आकर के गिरती हैं, ये भी तो वही है ना। तो किचन में चलें? हाँ। मम्मी की मदद करें? हाँ। हाँ चलें? हाँ। चलो आइए। अरे आचार्य जी, आप यहाँ क्यों यहाँ क्यों नहीं हो सकते? मैं बना रही हूँ। 3 लोग बात कर रहे थे तो उनमें से एक व्यक्ति यहाँ हो तो बाकी 2 को भी होना चाहिए। हम भी यहाँ पर हैं। आप चलिए, मैं बना देंगे। मैं बना रही हूँ। नहीं मैं बनाऊंगा, आप इधर आइए सबसे पहले। नहीं आप तो रोज ही रहती हैं, आज जरा हमारे लिए जगह खाली करिए। दूध है ना? हाँ, मैं बना लूंगी। आप अब तो है ना, हम बनाएंगे, आप बनाएंगे। ये खाली कौन सा दूध है? ये मतलब जब से आपको सुना है तो हमने वो गाय भैंस का दूध तो छोड़ दिया। ये आलमंड और ये कोकोनट वगैरह का रहता है, ये सोया मिल्क। बढ़िया बढ़िया है। आचार्य जी, जैसे कि अगर आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी आप जो समाज जिसको सुंदर मानते हैं उस हिसाब से आप नहीं हो, तो लोग आपको जज, मतलब वो कोई मायने नहीं रखता। मैंने ये मतलब फील किया है, मेरे साथ घर हुआ है। मतलब मेरे इन-लॉज जैसे उन्होंने हर एक जगह पे मुझे जज किया है। जैसे मैं हमेशा रंग को लेकर हाँ, रंग लुक्स को लेके भी। मैं छोटा सा इसमें आपको किस्सा बताऊं, बस ये 1 मिनट के अंदर तैयार हो जाए। अब मैं कर देता हूँ। चलिए मैं तब तक उनको किस्सा बताता हूँ, आप संभालिए। तो किस्सा ये है कि हमारे एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, अष्टावक्र। उनका नाम ही अष्टावक्र इसलिए, उनका नाम ही अष्टावक्र। किचन में ज्यादा आया करिए, नहीं तो पता नहीं चलता गैस बंद कब हो जाती है। किचन में आते रहा करिए। तो उनका नाम ही अष्टावक्र इसलिए था क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था शरीर। हाँ। और यहाँ से वो बड़े ऊंचे ऋषि थे, यहाँ से बड़े ऊंचे ऋषि थे। तो राजा जनक थे, उनके दरबार में पहुंचे, ज्ञानियों की सभा बुलाई गई थी तो भी पहुंचे। तो उनको देख के सब लगे हंसने कि ये तो मतलब क्या, हाँ 8 जगह से टेढ़ा आदमी कौन आ गया। तो उन्होंने ऐसे सबको देखा, पूरा दरबार बैठा हुआ था, और वो भी हंसे और मुड़ के वापस चल दिए। तो राजा ने पूछा कि ऐसे वापस कैसे चल दिए तुम, सभा का अपमान कर रहे हो? बोले सभा का अपमान कर रहा हूँ, मुझे लगा
कि ये तो ज्ञानियों की सभा होगी, पर ये तो उनकी सभा है जो चर्म से आगे देख ही नहीं सकते। चर्म माने चमड़ा, खाल, माने शरीर। बोले ज्ञानी वो जो शरीर से आगे देख पाए किसी को। बोलते ये बहुत पुराने समय से होता रहा है, तो कोई ऐसा करे तो उसका बुरा भी नहीं मानते और ना अपने किसी के साथ ऐसा करना है। तो जैसे सानवी है बिटिया, उसे बॉडी आइडेंटिफिकेशन, देह भाव अभी से कम जागृत करिए। इसके अलावा बहुत बातें ना जिसमें हम उसको जताते हैं कि तुम लड़की हो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। बाल तुम जबरदस्ती लंबे रखो, कपड़े तुम कुछ खास रंगों के पहनो और लड़कियों वाले पहनो, अभी वो बहुत छोटी है। तो उसके भीतर जो बॉडी वाली फीलिंग है वो कम से कम आए, और जो कॉन्शियसनेस वाली फीलिंग है, मैं बुद्धि हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं चेतना हूँ, मनुष्य हूँ, वो भाव उसमें ज्यादा से ज्यादा रहे। और भारत में तो जो गाढ़े रंग होते हैं उनको बड़ा सम्मान दिया गया है। श्याम और सुनील, श्याम माने क्या होता है? मतलब काला। और सुनील माने क्या होता है? सुंदर नीला। हमने ये रंग अपने अवतारों को दिए हैं। गाढ़ा नीला रंग और श्याम वर्ण, ये हमने अपने अवतारों को दिए हैं। तो ये सोचना कि मेरा रंग गाढ़ा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये कुछ नहीं। ये तो हमारे दिमाग पर गुलामी इतनी छा गई। चाय तो अपनी हो गई तैयार। हाँ, अच्छा किया आ गए तुम चाय तो नहीं पीती हो ना? पिया भी मत करो। तुम बिस्कुट उठाओ, ये प्लेट तुम्हारी है। पहले कभी देखा पापा को चाय बनाते हुए? कभी नहीं। थैंक यू। हाँ, देखा है। आज पता नहीं कितनी अच्छी होगी, देखते हैं। ये बनी तो बढ़िया है। थैंक यू सर। तो मतलब बस कोई जरूरी नहीं है कि गृहिणी के हाथों में ही जादू है। आज तो ज्यादा हम लोगों ने बनाई है मिलके, तब भी बढ़िया बनी है। ये जो चीज है ना सर, ये ट्रिगर नहीं करता। ये जो हो रहा है ये हो सकता है जस्टिफाइड भी ना हो, ना जरूरी है ना जस्टिफाइड है, कुछ ऑल्टरनेटिव है। जस्टिफाइड मतलब न्यायसंगत, उचित, राइट। जिन चीज़ों को देखने की हमारी बहुत आदत पड़ जाती है ना, और बहुत समय से, वो फिर भले ही अनजस्ट हो, अनजस्ट मतलब उसमें अन्याय भी हो भले ही, तो भी हमारी आदत ऐसी पड़ जाती है कि वो अन्याय हमें अन्याय जैसा लगता नहीं है। ये हमको प्रशिक्षित कर दिया गया है, ये कंडीशनिंग है। यही हमने अपने आसपास होते देखा है, तो वही हमारी फिर जिंदगी बन जाती है। आप जितनी बातें अभी कर रहे थे, आपको शिक्षा में इतनी बाधाएं आई, हाँ, आप ने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई करी, दहेज वगैरह का दबाव बना रहता था, और आप अभी भी नौकरी नहीं कर पा रही हैं। जिस नौकरी के लिए आप कक्षा 11-12 से संघर्ष कर रही थी, वो नौकरी आप आज तक नहीं कर पा रही हैं। शादी से ठीक पहले बिहार टीचर में मुझे हो गया था, गवर्नमेंट टीचर सिलेक्शन हो गया था। हाँ, सिलेक्शन हो। आपने वो नौकरी करी? नहीं, मैंने नहीं ना। हमने बहुत पुरानी सोच का, बहुत पुरानी मान्यता का धुआं फैल जाने दिया है। तो कोई चीज बिल्कुल सामने भी हो, पर उसके आपके बीच में धुआं आ जाए पुराना, तो चीज दिखाई देगी क्या? तो हमें बहुत प्रत्यक्ष चीजें भी, बहुत ऑब्वियस चीजें भी फिर दिखाई नहीं देती हैं। मेरे सामने एक महिला नहीं बैठी है, मेरे सामने एक मनुष्य बैठा हुआ है जो कक्षा 10 और उससे पहले से संघर्ष कर रहा है कि उसे अपने पैरों पे खड़ा होना है। इस व्यक्ति को मैं महिला कह के नहीं कह रहा, इंसान है ना, हमारी प्रजाति की इंसान है, जो 10वीं से कोशिश कर रहा है कि एक गरिमा की जिंदगी जी सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, और उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। पहले ये था कि तुम्हारे दहेज के लिए पैसा जोड़ रहे हैं तो तुम्हारी शिक्षा के लिए पैसा नहीं देंगे। फिर ये हो गया कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तो अब तुम पहले जरा अपना घर संभाल लो। फिर बड़ी बच्ची घर में आ गई तो उसका लालन पालन देखना है। अच्छा, पापा की सिस्टर को क्या बोलते हैं? बुआ। उनकी शादी तो 14 और 16 साल की उम्र में हो गई थी। बेचारी, उन्हें क्या पढ़ा होगा, उन्होंने कैसे अपनी क्या एजुकेशन, क्या करियर, क्या नॉलेज, क्या फ्रीडम, क्या जिंदगी में देख पा रही होंगी। आप अभी 9-10 साल के हो, सोचो 5 साल बाद बुआ फिर 5 साल और बड़ी, 14 साल की थी बस। मेरे से ज्यादा अच्छी बनी है चाय। हाँ? मेरे से ज्यादा।
तो फिर तो जो काम जो ज्यादा अच्छा करता है उसको ही करने देना चाहिए। वैसे आपको चेस खेलना आता है? चुनौती? ये आचार्य जी जो भी हमारे घर पे आते हैं उन सबको चुनौती दे के हरा कोशिश है। तुम मुझे चुनौती देके हराने वाली हो चेस में? हाँ। लेके आओ, देखते हैं। उसको यहाँ लगा सकते हैं, आप वहां बैठ जाओ और देखते हैं आज क्या होता है। सबको चुनौती देके हराती हो, मैं तो नहीं हारूंगा। तो 5 साल पहले तक मुझे ये पता ही नहीं था कि प्रियंका को ये बोलना कि ये तुम्हारा काम है, या प्रियंका को ये बोलना कि नहीं अगर किसी ने तुम्हें एक थप्पड़ मार दिया मेरे घर में तो मैं उसका सुनूंगा, तुम्हारा नहीं सुनूंगा। मतलब इन्होंने मुझे बोला था कि अगर मेरी मम्मी ने मेरे सामने तुम्हें मारा तो मैं अपनी मम्मी पे भरोसा करूंगा, मुझे सच दिखेगा फिर भी मैं अपनी मम्मी पे भरोसा करूंगा। गजब। क्यों बोला था आपने ऐसा? कैसे? ये मैं बताना चाहूंगी। हाँ, वो होली का हुआ था इनके यहाँ, और वो बहुत मतलब गंदे तरीके से खेलते हैं और मुझे नहीं पसंद था ये सब चीज। मैंने ये नहीं बोला कि मैं होली नहीं खेलूंगी, मैंने बोला खेलूंगी, आप आराम से मुझे गुलाल लगा दो, ठीक है मैं खेलूं। वो जिद पे अड़ गए कि हम तो वैसे ही खेलेंगे। पूरी फैमिली एक साइड, ये भी मतलब ये ना इस साइड थे ना उस साइड, चुपचाप खड़े थे और मैं अकेले एक साइड खड़ी थी। लेकिन मैंने उस दिन मतलब मुझे एक चीज दिखा कि मुझे खुद अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़नी है, और फिर मतलब कोई मेरे साथ नहीं था उस दिन। लेकिन मैंने लास्ट तक मैं झुकी नहीं, मैंने नहीं खेला कि चाहे कुछ हो जाए। उसमें सबसे बड़ी बात है कि सारी औरतें थी, उसमें से कोई ये नहीं बोल रहा था कि हाँ अगर वो नहीं खेलना चाहती है तो नहीं खेलेगी। और आप खेलने से नहीं मना कर रहे? मैंने खेलने से नहीं मना किया, मैं वो जो बलगर तरीके से खेलते हैं वो मुझे समझ नहीं पसंद है। समझ गया। एक फियर होता है, फियर रहता है माइंड में कि कहीं मैं इनको ज्यादा फ्रीडम तो नहीं दे दूंगा। जैसे कि अब बोलने की बात है, मतलब जैसे मैं पापा के सामने अभी भी खड़े होके नहीं बोल सकता कि आप गलत हैं यहाँ पे, अभी भी। लेकिन अगर मैं इनको फ्रीडम दे रहा हूँ तो क्या वो फ्रीडम या जो बाउंड्री है क्या वो मिसयूज भी? फ्रीडम होती है द राइट टू नो एंड इंक्वायर एंड एक्सप्रेस। पूछने की स्वतंत्रता हमेशा होनी चाहिए, और नहीं समझ में आया तो ये अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उस हद तक इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूर दें। आपकी बात अगर उसको नहीं समझ में आई है तो उसको पूरा हक होना चाहिए कहने का, उसको भी इसको भी, दोनों को भी, कि भाई हमको बात नहीं समझ में आई है पापा। ये इस एज में आ रही है जहाँ पर उसको सवाल करने का हक है, चाहे हम टीचर्स हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे हम सोसाइटी हों। कोई हमसे सवाल कर रहा है तो उसका मुंह नहीं हम बंद कर सकते, तो ये मुंह बंद कर देते हैं तो फिर हर तरीके की बाहरी और भीतरी तरक्की रुक जाती है। बचपन से मैं ऐसा देखा, फॉर एग्जाम्पल पापा का जो मम्मी के प्रति ट्रीटमेंट था वो पूरा एक बॉस और वो वाला, मतलब बॉस एंड सबऑर्डिनेट वाला। अब वही देख देख के तो मैं आया। अब वही चीज मैं अगर प्रियंका पे अप्लाई करने का कोशिश किया तो मुझे लगता है मैंने कोई गलती नहीं करी। तो हमारे मन में मान्यता भरी हुई है ना कि पीछे जो कुछ भी हो रहा था वो ठीक ही ठीक है। क्या सचमुच ऐसा है? आज जो हो रहा है, अच्छा ये बताइए, आज जो हो रहा है आप लोग जैसे हैं आज या मैं जैसा हूं आज, क्या हम पूरे तरीके से परफेक्ट हैं और फ्लॉलेस हैं? नहीं है ना? नहीं है। तो ये 2025 चल रहा है और आप भी फ्लॉड हैं, माने आप में भी त्रुटियां हैं, दोष हैं, आप में भी त्रुटियां हैं, दोष हैं, मुझ में भी त्रुटियां हैं, दोष हैं। 2025 है, 2040 में ये पूरे तरीके से बड़ी हो चुकी होगी, और 2040 में हम इसको बोलेंगे 2025 में जो चला करता था ना वही परफेक्ट है, तो क्या वो बात ईमानदारी की होगी? तो वैसे ही अगर हम 21वीं शताब्दी में कहें कि 18वीं शताब्दी में जो चल रहा था वो सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, तो ये बात बेईमानी की हो गई। कुछ ठीक रहा होगा तो कुछ ठीक नहीं भी रहा होगा, वो हमें अपने विवेक से तय करना होता है। वो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, लो अतीत से उतना ही, लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, और जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। तो अतीत से लेने को नहीं मना करा जा रहा, अतीत से जो कुछ ऐसा है जो वर्तमान को पोषण दे सकता है हम जरूर लेंगे और विनम्रता से लेंगे। लेकिन अतीत में कभी भी सब कुछ अच्छा नहीं होता, न वर्तमान में सब कुछ अच्छा होता है, हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसको छोड़ा जाना चाहिए। और जो लोग, जो समुदाय, जो कौम अतीत के जीर्ण शीर्ण हिस्सों को, सड़े गले हिस्सों को, अनुपयोगी हिस्सों को छोड़ने को तैयार नहीं होती है, वो पाती है कि उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है।
कहाँ पहुंच गए तुम? अटैक, सीधे अटैक होगा। इसी में एक इवेंट था जो अभी मुझे बहुत अचानक से कौंधता है। मैं सानवी जब हुई थी ना, तो मैं जब मतलब परिवार की जो स्थिति देखा था ना, तो मुझे इतना पता था कि कुछ हो ना हो, मतलब ये नहीं होना है। मतलब मैं अपने परिवार में जो झगड़े, लड़ाई, जो समस्याएं, भेदभाव, खास करके कुछ खाना आ रहा है तो मेरे को अच्छा मिल रहा है, मान लीजिए दूध है तो दूध मेरे को मिल रहा है, छाली मेरे को मिल रहा है, और सिस्टर को कुछ नमक या रोटी या कुछ, या मतलब सब्जी, मतलब जो भी उसकी क्वालिटी, मतलब आप डिफाइन कर दीजिए, जो बेस्ट क्वालिटी है वो मेरे को मिल रहा है, और जो लोअर क्वालिटी है वो बहनों को मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर उसको नहीं मिल रहा है तो खटकता है। तो मैं तो ये तो पता था कि नहीं होने दूंगा। और अगर बेटी हुई, मतलब जब ऐसे शादी के बाद हो तो बेटी हुई, मतलब तो मैं ऐसे उसको मतलब बहुत उससे मतलब वो करूंगा, एक अंदर से वो था। तो फिर जब ये हुई तो इसका स्वागत कैसा? मैं खुश था, मतलब बहुत खुश। मैं अकेला ही था, मतलब किसी और मम्मी को बुलाया था बट वो हॉस्पिटल में, तो मतलब मैं एकदम इतना खुश था कि मतलब मैंने खाना एक दिन से खाया पिया नहीं था, मतलब सो एक्साइटेड। नींद भी नहीं आई थी मेरे को, मतलब मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेरे को ना नींद और कुछ भी नहीं, मेरे को इतना था कि बस बढ़िया से ये हो जाए और सब मतलब ठीक रहे। पापा लव्स यू। और मतलब लिटरली मेरे को, मतलब मैं ब्लैंक था, मतलब ब्लैंक, नो एक्सप्रेशन, नथिंग, कुछ भी नहीं था मेरे पास। बट उस पूरे मतलब उस वो पूरा जो हैप्पीनेस का एक वो था ना, मतलब टाइमिंग, मतलब उस खुशी को सेलिब्रेट करने का, उसमें सबसे बड़ा जो चोट लगा ना मेरे को, मतलब एक तरह से गुस्सा सा, मतलब अगर आप बोलोगे तो मतलब, और उस गुस्से को आप अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुस्सा, वो ट्रिगर पॉइंट क्या है, आपकी मम्मी। अब जैसे मम्मी वहां पे बैठी, उन्होंने बोला कि बेटी हो गई तो मुझे खाने ही, मतलब एक चूल्हा नहीं, मतलब आप समझ रहे हो, इस 20वीं शताब्दी बेटी हो गई तो क्या हुआ? चूल्हा नहीं जलेगा। मतलब आप सोचो वहां पे अगर बेटी हो गई तो मम्मी का ये रिएक्शन था कि नहीं, मतलब नहीं, आज मतलब दुख सेलिब्रेट नहीं करना है। चूल्हा सचमुच नहीं जला? सिर्फ इनकी मम्मी नहीं है, सबसे मम्मी तो फिर भी समझती हूँ कि थोड़ी मतलब पुरानी जो बहनें थी इनकी, जिनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने खाना नहीं खाया उस। बट मैं तो गया, मैं आराम से बैठा, मैं मतलब जो कैंटीन होता है उसमें 2 प्लेट मंगाए, मम्मी को सामने बिठाया, मैं और कुछ बोल नहीं सकता था, यही था मेरा तरीका बताने का, मैंने दबा के खाया सेलिब्रेट करके। मतलब अब मम्मी मेरे को देखे जा रही, सामने टेबल पे बैठी मेरे को देखे जा रही, बट मैं एकदम खूब बढ़िया से खाया। मैं मम्मी को समझाने की कोशिश करा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिएक्शन तो नहीं मतलब दे सकती, लेकिन ये छोटी छोटी जो बात होती है ना, आपको कचोटता है। भारत में चूंकि शिक्षा अभी भी, जब हम खासकर उत्तर भारत में और थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे तो महिलाओं में कम है, तो इसलिए हम पाते हैं कि जब बच्ची पैदा होती है तो जिन्हें सबसे ज्यादा बुरा लगता है वो महिलाएं होती हैं। ये क्या मार दिया तुमने? क्वीन मार दी मेरी। ये लो फिर तुम, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? आपने वही तो पीटा है, मैंने तो इन दोनों को। अभी बताता हूँ, अब चलो तुम, इस बार टक्कर होगी। आपको क्या लगता है कि किस जगह पे जाके जहाँ पे एक टाइमली एक्ट कर सकता था मैं? आप ये कह रहे हैं कि वो जो पूरा प्रकरण ही रहा है कि 22 की उम्र में शादी, जिसमें कि घर वालों का दबाव शामिल है, और उसके बाद जो घर में रिश्ते थे और जो समस्याएं आई और उसके जन्म के समय जैसा एटीट्यूड रहा, तो आप कह रहे हैं ये सब कैसे रोका जा सकता था? यही कह रहे हैं? हाँ। कैसे रोका जा सकता था? देखिए, तो ये लॉन्ग टर्म बात होती है। 22 की उम्र में आपने जो फैसला लिया, या 26 की उम्र में आपने जो दबाव झेला, या जो आप बहुत बातों से खुलकर बोल नहीं पाते थे, उसकी वजह अतीत में 10-15 साल पुरानी है। बच्चे की अगर परवरिश ही ऐसी की जा रही है कि मुंह मत खोलना और जायज सवाल भी मत पूछना और बस दब कर रहना, तो फिर उसके साथ 22 में कुछ होगा, 25 में कुछ होगा, वो सब होने देगा। तो इसीलिए हमेशा बच्चे की परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि वो आगे चल करके निर्भीक जीवन जी पाए। और वो नहीं हुई है तो हम अचानक उससे कहेंगे कि अब तुम 22 के हो गए और तुम साहस दिखाओ, दुनिया के सामने खड़े हो जाओ, या जो सही है उसके लिए संघर्ष करो, तो अचानक संघर्ष नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद उसको सुधारने की प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी हो जाती है। इस पूरी सिस्टम में ना एक कनेक्टर
है और जो पिस रहा है मतलब डे इन डे आउट, वो प्रियंका है ना। जहाँ भी है अपना परिवार बच्चा, उसके बाद उसने पहला गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, फिर ट्यूशन, फिर प्राइवेट जो भी क्लब। अभी फिलहाल ये है, अभी आज के डेट में अगर ये जाएगी भी मतलब अब जिस बिल्कुल, अब इनको किसी भी कंपनी में कहीं पे भी प्राइवेट स्कूल में भी कितनी सैलरी मिले। देखिए मैंने कहा कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो सबसे पहले तो दोस्ती का होना चाहिए, और दोस्ती नहीं है तो क्या रिश्ता है, दोस्ती नहीं है तो कोई भी रिश्ता कोई अर्थ तो रखता नहीं है। अब अगर मेरी दोस्त है कोई, और जैसे आप दोनों की उम्र भी एक जैसी है, अब मेरा ही हम उम्र कोई दोस्त है और उसकी काबिलियत भी कुछ हद तक मेरे ही जैसी है, और मैं देखूं कि मैंने हमारे रिश्ते की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाल दी हैं और मैं अपना करियर आगे बढ़ाए जा रहा हूं, मैं दुनिया में जा रहा हूं। आज आप एक अच्छी पोजीशन पे काम करते हैं, आप कमा भी खूब रहे हैं, आप विदेशों की भी यात्रा कराते हैं, आपने दुनिया का एक्सपोजर ले लिया है, और जो मेरा दोस्त है उसके ऊपर मैंने ही जिम्मेदारियां डाल दी हैं और वो घर में बैठा हुआ है, कैरियर क्या उसका हर तरीके से विकास रुक रहा है, तो ये हमारी फिर दोस्ती कैसी है? दोस्ती का तकाजा तो ये होगा ना कि अगर मेरी वजह से उसका करियर रुका है, उसकी ज़िंदगी रुकी है, उसकी ग्रोथ रुकी है, उसका एक्सपोजर रुका है, तो फिर मैं ही अपनी ओर से एक्टिवली कुछ कोशिश करके, कुछ व्यवस्था करके उसको आगे भी बढ़ा के लाऊंगा। नहीं तो ये बिल्कुल होगा कि मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा और वो जो दोस्त है मेरी लड़की जिसका नाम है मेरी पत्नी, वो पीछे ही पड़ी रह जाएगी। आपने बिल्कुल सही बात बोली, वो बाहर निकलेगी भी तो उसका करियर बहुत पीछे जा चुका है, और प्रकृति की ये न जाने कैसी व्यवस्था है, माया है बिल्कुल। जब आप करियर में बिल्कुल कोशिश कर रहे हो तो आगे बढ़ने की, और उसी समय पर रेस चल रही होती सबसे ज्यादा, ठीक वही समय प्रेगनेंसी का होता है। जिस समय पर पुरुष अपना कैरियर बना रहा होता है, ठीक उसी समय पर जो महिला है उसकी पत्नी वो प्रेग्नेंट होकर बैठी होती है, तो वो तो करियर में ऐसे निकल रहा है और दुनिया देख रहा है और आगे बढ़ रहा है, और जो उसकी पत्नी है वो पीछे होती जा रही है, और जिस दिन वो कहेगी भी कि हाँ बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, मैं बाहर निकलूंगी, वो पाएगी कि दुनिया में अब उसके लिए कोई बहुत जगह नहीं है, या मुश्किल हो रहा है, जगह तो बन जाती, मुश्किल हो रहा है, उसका स्किल सेट पुराना पड़ चुका है, उसका रिज्यूमे कमज़ोर हो चुका है, तो ये दिक्कत आती है। और इस दिक्कत से तो पति पत्नी को एक साथ ही निपटना चाहिए, अगर सही में जो रिश्ता है वो दोस्ती का है। तो जैसे अब मैं ऑफिस से आया तो मुझे तो लगता है कि यार मैंने अपना कर्तव्य निभाया, मैं 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करके आया हूँ, पैसे कमाऊंगा, बच्चों को स्कूल भेजूंगा, कुछ खरीदना है, लेना है, और बाकी जो मेरे हिसाब से कर्तव्य है मैं वो तो बड़ी ठीक से कर रहा हूँ। फिर किस बात का तुम ये मत दिखा रहे हो? तुम्हें मतलब जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है, तो फिर तुम बोल क्यों रहे? अच्छा एक बात बताइए, आपको घर बैठे अगर वही सब कुछ मिल रहा हो जो इनको घर बैठे मिलता है, और आपको घर बैठ के वही सब कुछ करना हो जो ये घर बैठ के करती हैं, तो आपको स्वीकार होगी ये व्यवस्था? हो तो बताइए। कभी नहीं होगी। आपको नहीं होगी तो आप क्यों चाहते हैं कि उनको हो? या बस उनका कसूर ये है कि वो महिला पैदा हुई? हम कब मानेंगे कि महिला बाद में है, मनुष्य पहले है? हम अक्सर ही कहा करते हैं कि यार मैं भी तो मेहनत करता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं पैसा लाता हूँ, मेरे ही पैसे से तो घर चलता है। अच्छा ठीक है, ये बोलते हैं। हाँ। बोलता हूँ। आपके तो गीता परीक्षा के नंबर काटूंगा मैं आप अगर घर में ये बोलते हैं तो। भाई ठीक है, आप बाहर से कमा के लाते हो, जायज बात है। महिला घर में है, आप जो पैसा लाते हो उसमें से कुछ पैसा उसके हाथ में भी रख देते हो, वो भी जायज बात है। वो नहीं रखते, वो भी नहीं रखते, मतलब वो अगर कंट्रोल इनका ही है। हाँ कंट्रोल तो रहता है, उसको दे भी दे तो भी कंट्रोल तो रहता ही है। तो आपने वो पैसा उसके हाथ में भी रख दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप कह रहे हैं कि मैं बाहर काम करता हूँ, अब तुम घर का काम करो, बराबरी हो गई। अगर सचमुच बराबरी हो गई है तो आप क्यों नहीं वो काम करना पसंद करते जो काम वो करती हैं? आपको कह दिया जाए झाड़ू पोछा ये तुम देखो, तो आप कहोगे मैं ये क्यों करूंगा मीनियल जॉब? आपके लिए अगर वो काम ठीक नहीं है तो उनके लिए क्यों ठीक है, जब आपकी उनकी उम्र भी एक है, क्वालिफिकेशन भी एक है, सब कुछ एक जैसा है। तो क्वालिफिकेशन हाई है और आपकी क्वालिफिकेशन उनसे हाई है, मास्टर है, ये मास्टर्स हैं और आप मास्टर्स नहीं है। और ये तो विडंबना हो गई। जो कि जिस टाइम पे इसको गवर्नमेंट जॉब में हुआ था, हाँ जी, उस टाइम पे जो वेतन भत्ता सैलरी था गवर्नमेंट जॉब और मेरा जो प्राइवेट जॉब का मेरा सैलरी था लगभग बराबर ही था, नहीं लगभग बराबर था। तो इसने मेरे साथ रहने के लिए इसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। मैंने बोला कि मैं तो नहीं छोड़ सकता प्राइवेट जॉब,
आपको शिफ्ट करना पड़ता अगर इनको जॉब करनी थी क्योंकि तो। वो गवर्नमेंट जॉब जो था वो बिहार में था। उनका बिहार में था और उनको जो सैलरी मिल रही थी वो आपसे ज्यादा मिल रही थी। हाँ। पर अगर उनको जॉब करनी है तो आपको शिफ्ट करना पड़ता। आपने मना कर दिया। मैंने मना कर दिया। शाबाश। अब ये देखिए, अब यही मैं बता रहा हूँ कि बाकी कहीं भी किसी भी जगह पे डिसीजन पे मुझे कंफ्यूजन था। हाँ। लेकिन इसमें मुझे नहीं था। तो ये चीज आपको अपने लिए अच्छी तो नहीं लगी होगी ना, या आप ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं और आप की ज़्यादा पैसों की सैलरी लगने जा रही है और आप वो जॉब बस इसलिए नहीं ज्वाइन कर सकती क्योंकि हस्बैंड कह रहे हैं कि वो अपनी जॉब छोड़ के शिफ्ट नहीं करेंगे, जबकि आपकी जो जॉब है उसमें आपको हस्बैंड से ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। ये चीज़ आपको अपने लिए तो नहीं लगी होगी ना ठीक। जैसे अपने लिए ठीक नहीं लगी ना, तो वैसे ही इन दोनों को परवरिश और शिक्षा ये दीजिएगा कि जितना ज़रूरी है अपने ऊपर नाइंसाफ़ी न सहना, उतना ही ज़रूरी है किसी दूसरे पर नाइंसाफ़ी न करना। तो ये बात हर रिश्ते पर लागू होती है, लेकिन खासकर जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसमें तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दूसरे को अधिकतम आज़ादी दी जाए। उसी का नाम प्रेम है। हाँ, नहीं जैसे कि वो चीज़ मुझे डेली करता है। अब जैसे कि पैसे की मुझे ज़रूरत है, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करती हूँ। मुझे जैसे मेकअप करना या एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदने का नहीं है, जितना ज़रूरत है मैं उतना ही मतलब शुरू से रहा है। और ज़रूरी चीज़ के लिए भी अगर मैं इनसे पैसे मांगती थी, अब तो नहीं मतलब मांगती थी, तो ये जैसे अब मुझे मना कर दिया, नहीं मेरे पास पैसे नहीं। और सेम डे रात को उससे मतलब हज़ारों रुपए का ड्रिंक करके आ गए। तो उसके लिए मैं रोई हूँ, अभी भी रोती हूँ। जब हम किसी से शादी करें तो हमें ये याद रहे कि इंसान तो गलतियों का और स्वार्थ का पुतला है। तो ये दुनिया तो स्वार्थ की ही है, और जब ये दुनिया स्वार्थ की है हमको पता है, तो अपना बल नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कोई निष्काम प्रेमी जो अपने स्वार्थ को बिल्कुल भुला करके बस दूसरे से प्रेम करे, ऐसा दुनिया में होता नहीं है। हमारी कल्पनाओं में होता है, हमारी चाहत में होता है, पर हकीकत में नहीं होता है। तो जब ऐसा नहीं होता है ना, तो अपना बल कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपने आप को कभी लाचार, पंगु, असहाय, डिपेंडेंट नहीं बना लेना चाहिए। जो डिपेंडेंट हो गया ना और जो हेल्पलेस हो गया, असहाय, वो फिर किसी से खुलकर प्रेम भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। असली प्रेम करने के लिए भी ताकत चाहिए। आप अपनी ताकत छोड़ देंगी तो किसी से प्रेम भी कैसे कर पाएंगी? पति से भी प्रेम कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम सोचते हैं कि दूसरे की हम ताकत छीन लेंगे तो प्रेम बचा रहेगा। नहीं, आप जिसकी ताकत छीन रहे हो वो आपसे प्रेम नहीं कर पाएगा। प्रेम भी ताकत मांगता है। वो परेशान हो रही है कि मैं यहाँ पे अपनी मूव नहीं चल रहा। अरे मैं ये कब तुम रहने दो, तुम रहने दो। ये आचार्य जी का असर है। मेरे आने का कुछ तो फायदा हुआ। बहुत बढ़िया। चेक नहीं है ना अभी। ये जो बॉडी के ऊपर पावर है सर, इसको मतलब इसका बाउंड्री होना चाहिए कुछ, मतलब आफ्टर मैरिज, मतलब अधिकार, एक अधिकार, उसका बाउंड्री। फिजिकल की बात? यस, तो वो भी होता है, तो उसका भी एक बाउंड्री होना चाहिए। आप सीधे सीधे ही कह रहे हैं कि हस्बैंड जो ये फील करता है कि वाइफ की बॉडी के ऊपर एक अधिकार, उसका अधिकार है, जो कि ज्यादातर सेक्सुअल टर्म्स में ट्रांसलेट होता है। देखिए, अगर रिश्ता दो लोगों में दोस्ती का है तो हर काम में दूसरे की रजामंदी और खुशी देखी जाएगी ना। आदमी अपने आप को दूसरे पर ज़बरदस्ती तो नहीं थोपना चाहेगा। पहली बात तो इसमें दूसरे के प्रति हिंसा है, और दूसरी बात इसमें अपनी गरिमा भी नहीं है, डिग्निटी भी नहीं है। वैसे ही आप किसी से कह रहे हो मैं तुम्हारा शरीर तुमसे ज़बरदस्ती ले लूँगा, तो ये तो हिंसा ही है, और ये किसी भी रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। और पति पत्नी के रिश्ते में तो ये बिल्कुल ही शोभा नहीं देती। अधिकार जैसा कुछ नहीं होता। ये बात कि पति का अधिकार है पत्नी के शरीर पर, ये बात सर्वथा अमान्य है, बिल्कुल गलत है। और ये समझने के लिए कोई बहुत बड़ा विद्वान होने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत साधारण सी चीज़ है ये। लेकिन ये बात भी हमारे मन में भर दी गई है कि ऐसा होता है। एक के शरीर पर दूसरे का अधिकार है, एक की ज़िंदगी पर दूसरे का अधिकार है,
एक के निर्णयों पर दूसरे का अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्यार एक अलग बात होती है, उसमें अधिकार ऐसे नहीं चलता। देखिए, मैं जितनी बातें कर रहे हैं ना, इनकी सार्थकता तभी है जब अभी मैं चला जाऊं तो ये बातें भी ना चली जाए। जी जब हम जो बातें कर रहे हैं उनसे इन दोनों को एक बेहतर जिंदगी मिल पाए, जो हमने गलतियां करी वो गलतियां ये लोग ना दोहराएं, तब तो समझिए कि तो लगता है मैंने काफ़ी गलतियां कर दी हैं यहाँ पर। चेकमेट, चेकमेट, ये तो सही में चेकमेट हो गई। फिर से हार गया मैं। ये लीजिए। अच्छा, गलतियां मैं कर रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ। हाँ, मुझे खुशी है कि हार रहा हूँ, तुम जीतती रहो हमेशा। 3 बार हार गया, 4 बार हार गया। तुम्हारी जीत में ही मेरी खुशी है बेटा। सचमुच चेकमेट हो गई है, तो पता ही नहीं चला मुझे। अब मारी दो इसको बेकार में। राजा बन के क्यों बैठा है जब उसे पिटना ही है तो। अब मुझे चलना होगा, सत्र है आज, सत्र का समय भी हो रहा है। तो मुझे आप लोग अनुमति दें। हमें तो टाइम का भी पता मुझे नहीं पता चला। मुझे सबसे तो पहले भरोसा ही नहीं हो रहा अभी तक, मतलब वो नहीं हो रहा कि आप सामने बैठे हो। और मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इसने मुझे 4 बार हरा दिया। बहुत अच्छा, चलो मुझे बाहर तक छोड़ के आओ। आओ। एक अग्नि वो होती है जिसके फेरे लेकर विवाह वेदी पर एक रिश्ते की शुरुआत होती है। पर श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बार बार एक दूसरी अग्नि की बात करी है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागताः। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान से बढ़कर शुद्ध करने वाली अग्नि दूसरी नहीं होती है। ज्ञान तपसा, रिश्तों में ज्ञान की अहमियत क्या है? एक दूसरे को जानना, मान्यताओं में, छवियों में, आदतों में फंसकर ना रह जाना। आप जिसको अपना साथी कहते हो उसके साथ पहले से एक तयशुदा जिंदगी न जीना, मित्रता का व्यवहार करना। और मित्र एक दूसरे से बस उम्मीदें और अपेक्षाएं नहीं करते, दिली नज़दीकी आत्मीयता का रिश्ता रखते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमारा तुम्हारा एक संबंध है और इस संबंध में इतना 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 तुम्हें करना है, तुम्हें ऐसे रहना है, ये तुम्हारे कर्तव्य हैं, और इतना मुझे करना है, ऐसे मुझे रहना है, ये मेरे कर्तव्य हैं। ये मित्रता की निशानी नहीं होती, ये मान्यता की निशानी होती है। रिश्ता मान्यता पर नहीं, मित्रता पर बने। हमें शुद्ध करने वाली अग्नि चाहिए जो लगातार उन सब चीज़ों को हटाती चले जो रिश्ते के स्वास्थ्य में बाधक बनते हैं। अगर हम लगातार रिश्ते की शुद्धता और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो न सिर्फ वो 2 व्यक्ति जो संबंध में हैं, बल्कि पूरा परिवार, बच्चे, कुल कुटुंब, सभी के लिए बहुत शुभ होगा। आज के लिए इतना ही।